नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवादी ढांचे और इसके लिए धन मुहैया कराने वालों के खिलाफ अभियान मिशन मोड में जारी रहना चाहिए। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन योजना शुरू की। केंद्र ने तमिलनाडु में समुद्री क्षमता को बढ़ाने के लिए 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे के 100 अधिकारियों को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को 26 शील्ड प्रदान की जाएंगी। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग आज शाम से नवी मुंबई में शुरू होगी। पहले मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवादी ढांचे और उसके लिए धन मुहैया जुटाने पर जवाबी कार्रवाई को मिशन मोड में जारी रखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए सभी संसाधन जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और तालमेल बनाकर काम करने का निर्देश दिया ताकि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हासिल की गई उपलब्धियों की स्थिति को बनाए रखा जा सके। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने और आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें हिल गई हैं। वस्त्र मंत्रालय ने कल गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल की शुरुआत की। वस्त्र उद्योग में समावेशी और सतत विकास को गति देने के लिए बनाई गई इस रणनीतिक पहल के अंतर्गत जिलों को विजेता और आकांक्षी जिलों में वर्गीकृत किया गया है। एक रिपोर्ट। वस्त्र परिवर्तन पहल के अंतर्गत विजेता जिले बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें मेगा कॉमन सुविधा केंद्रों का उन्नयन, उद्योग के चौथे चरण का एकीकरण और प्रत्यक्ष निर्यात बाजार संपर्क को सुगम बनाना शामिल है। आकांक्षी जिलों का उद्देश्य आधारभूत संरचना तैयार करने और कार्यबल को औपचारिक रूप देने के लिए जमीनी स्तर से इकोसिस्टम तैयार करना है। मंत्रालय का लक्ष्य उच्च क्षमता वाले 100 जिलों को वैश्विक निर्यात विजेता में बदलना और 100 आकांक्षी जिलों को आत्मनिर्भर केंद्रों में विकसित करना है। इस पहल से निर्यात और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इन क्षेत्रों को जनजातीय विकास, संपर्क सुधार और भौगोलिक संकेत टैगिंग के लिए प्राथमिकता दी गई है ताकि विशिष्ट सांस्कृतिक हस्तशिल्प को वैश्विक बाजारों में स्थान दिया जा सके। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर। सरकार ने तमिलनाडु में 235 करोड़ रुपए लागत की बंदरगाह अवसंरचना और डिजिटल शासन परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की समुद्री क्षमता को मजबूत करना और भारत की समुद्र आधारित विकास रणनीति को आगे बढ़ाना है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल चेन्नई में विकसित भारत विकसित बंदरगाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये पहले जलवायु परिवर्तन के अनुकूल, डिजिटल रूप से सक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बंदरगाहों के निर्माण पर सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। परियोजना में कुल परिव्यय में से 129 करोड़ 36 लाख रुपए चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए और 105 करोड़ 64 लाख रुपए कामराजर पत्तन लिमिटेड की पहलों के लिए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि किफायती और मध्यम आय वर्ग के आवास के लिए विशेष योजना स्वामी निवेश निधि ने 36,000 से अधिक कुशल और अकुशल रोजगार सृजित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस निधि से देश भर में 127 परियोजनाओं में 37,400 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी का निवेश हुआ है, जिनमें 9 करोड़ वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र विकास के अधीन है। स्वामी पहल को नवंबर 2019 में शुरू किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में रेलवे के 100 अधिकारियों को 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को पुरस्कार के रूप में 26 शील्ड दी जाएंगी। ये पुरस्कार रेलवे में अनुकरणीय सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षित और सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों को 26 शील्ड दी जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्बाध रेल सेवाएं सुनिश्चित की और जन राहत कार्यों में सहयोग किया। श्री वैष्णव ने कल नई दिल्ली में अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के एक दल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इस दौरान भारत में स्वतंत्र जीपीयू के विकास और डीजीएक्स स्पार्क जैसे उन्नत उपकरणों के निर्माण पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली 200 अरब पैरामीटर तक के मॉडल के लिए सुरक्षित परिणामों के साथ एक पेटाफ्लॉप तक का प्रदर्शन प्रदान करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि इस अवसर पर उन्होंने व्यापार, वित्त, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संसाधन और संपर्क से प्रेरित समकालीन वैश्विक परिवर्तनों पर चर्चा की। विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू होगा। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि औपचारिक उद्घाटन समारोह कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 तारीख को समापन समारोह में शामिल होंगे। श्री मांडविया ने कहा कि 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश और विदेश से 2500 से अधिक युवा भाग लेंगे। विकसित भारत के जो 25 साल का काल है, ये 25 साल में ये युवाओं को विकसित भारत की जर्नी का एक पार्ट बनाना है, उनके विचार का भारत बनाना है। इसलिए ये युवा उनकी शक्ति का उपयोग नेशन फर्स्ट, जब देश के नागरिक देश के प्रति अपना कर्तव्य को प्राथमिकता देंगे, तब इस देश को आगे बढ़ते कोई नहीं रोक पाएंगे। तो ये युवा विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से ही युवा निर्माण करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री सिंह शहर के सरोजनी नगर इलाके में अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एचडी कुमारस्वामी के भी इस मौके पर मौजूद रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2023 में अशोक लेलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। सिर्फ 14 महीनों में यह विश्व स्तरीय कारखाना स्थापित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना अत्यधिक सुविधाओं से सुसज्जित है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस प्लांट में लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। सरोजनी नगर एक्सटेंशन 1 औद्योगिक क्षेत्र में ये प्लांट ठीक वहीं पर लगा है जहां पर पहले लखनऊ की पहचान रहा ऐतिहासिक स्कूटर्स इंडिया का प्लांट था। इस प्लांट की तमाम खासियतों में से एक नालंदा कौशल विकास केंद्र है, जो महिलाओं को प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है। प्लांट के प्रमुख शक्ति सिंह यादव ने बताया कि हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के अलावा ये प्लांट पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेगा। प्रारंभिक चरण में प्रति वर्ष 2500 बसों के निर्माण के साथ लगभग 1000 श्रमिकों की जरूरत होगी। उत्पादन बढ़ने के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित कुल रोजगार लगभग 10,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम प्रगति के अंतर्गत समीक्षा की गई विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। बिजली क्षेत्र में परियोजनाओं में देरी अक्सर प्रशासनिक, तकनीकी, नियामक और प्राकृतिक कारणों के संयुक्त प्रभाव के कारण होती है। इनमें भूमि अधिग्रहण, वन और रक्षा मंजूरियों से जुड़े मुद्दे तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियां शामिल हैं। प्रगति के बहुस्तरीय तंत्र के तहत 10,53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 237 बिजली परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई है, जिनमें से कई परियोजनाएं अब चालू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री स्तर पर 4,12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 53 बिजली परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन 53
परियोजनाओं में 27 ट्रांसमिशन, 14 ताप विद्युत, 9 जल विद्युत और 3 कोयला खनन परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 43 विलंबित परियोजनाएं अब चालू हो चुकी हैं, जबकि शेष परियोजनाएं भी कमिश्निंग के उन्नत चरण में हैं। प्रगति के तहत जिन प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया गया, उनमें मध्य प्रदेश की गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर परियोजना और खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन परियोजना प्रमुख है। कई रुकी हुई बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन परियोजनाएं प्रगति के हस्तक्षेप के बाद चालू हो सकी हैं। इसके परिणाम स्वरूप बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है और राष्ट्रीय निवेश का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हुआ है। पल्लवी परमार और सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रथम ज्योतिर्लिंग में चल रहा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आस्था के 1000 साल के इतिहास का एक भव्य उत्सव है। इस उत्सव के केंद्र में महान शहीद हमीरजी गोहिल की विरासत है, जिनका मंदिर की रक्षा के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान भारत की राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के केंद्र में लाठी के राजकुमार वीर हमीरजी गोहिल की वीरता और बलिदान की अमर गाथा है। जब आक्रांता जफर खान की सेना ने सोमनाथ पर हमला किया था, तब हमीरजी ने शिवलिंग की रक्षा का संकल्प लिया था। इसी विरासत को सम्मान देने के लिए 11 जनवरी को एक भव्य शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 108 घुड़सवार शामिल होंगे। यह यात्रा हमीरजी की प्रतिमा से शुरू होकर जनसभा स्थल तक जाएगी। यह महोत्सव का उद्देश्य युवा पीढ़ी को सोमनाथ के 1000 वर्षों के संघर्ष, बलिदान और पुनर्निर्माण की गाथा से परिचित करना है और उनमें राष्ट्रीय अस्मिता की भावना को जगाना है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। इस दौरान श्री मैक्रों नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। उन्होंने ये जानकारी कल डिप्लोमेटिक कोर को संबोधित करते हुए दी। महिला प्रीमियर लीग WPL का चौथा संस्करण आज से शुरू होगा। पहला मुकाबला आज नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच होगा। भव्य उद्घाटन समारोह के बाद ये मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल बिहार में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में कल तक गरज के साथ तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद लवलीन। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय के छापों के दौरान हुए टकराव को अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जांच एजेंसी ने कहा किसी को निशाना बनाकर छापेमारी नहीं की गई। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को प्रमुखता से दिया है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अपने सिद्धांतों पर अडिग, सपूतों को समर्पित। पत्र ने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री ने अटूट आस्था के 1000 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। राजस्थान पत्रिका ने प्रवासी दिवस पर विशेष खबर दी है कि प्रवासी भारतीय बने देश की अर्थव्यवस्था, साख और प्रगति के अघोषित राजदूत। राजस्थान पत्रिका ने हाल ही में जारी इस वैश्विक सर्वेक्षण को दिया है कि भारतीयों में टैक्स प्रणाली पर भरोसा विकसित देशों से ज्यादा। पत्र आगे लिखता है, मौका हो तो भी कर चोरी सही नहीं मानते भारतीय। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवादी ढांचे और इसके लिए धन मुहैया कराने वालों के खिलाफ अभियान मिशन मोड में जारी रहना चाहिए। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन योजना शुरू की। केंद्र ने तमिलनाडु में समुद्री क्षमता को बढ़ाने के लिए 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे के 100 अधिकारियों को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जोन को 26 शील्ड प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।